कैट का वीआरसी सेक्शन सबसे अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन होता है और ये चीज मैंने भी फील की है जब मैं कैट लिख रहा था। कभी आपको लगेगा यार मैं आरसी तो परफेक्ट कर रहा हूँ बट शायद मेरा वीए में मार्क्स ड्रेन हो रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ये प्रोसेस नॉर्मल है। सो हाय, आई एम तुषार, आई एम बैंगलोर 2024 पास आउट एंड दिस इज माय सेकंड वीडियो अबाउट सेक्शनल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आज हम बात करेंगे वीएआरसी सेक्शन के बारे में। अगर आपको ओवरऑल स्टडी प्लान चाहिए 3 मंथ्स के लिए और डीआईएलआर का स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस आप देख सकते हो। तो मुझे काफी लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं कि वीआरसी के लिए सर एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या है। सो मुझे ये चीज क्लियर करनी है कि भाई वीआरसी के लिए आपको कोई भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। और इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों के बारे में जो स्पेसिफिकली वीआरसी में स्ट्रगल करते हैं, जो शायद 20 to 40 परसेंटाइल पे स्टक है, और दूसरे वो लोग जो 50 एंड अबव परसेंटाइल वाले हैं। इन दोनों के लिए हम डिस्कस करेंगे गेम प्लान की आपको वीआरसी सेक्शन किस तरीके से अप्रोच करना है, आपको मॉक्स किस तरीके से देने हैं, सेक्शनल मॉक्स किस तरीके से देने हैं, और आपको ये डी डे पे किस तरीके से हेल्प करेगा। और ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी किसी टाइम पे अराउंड 50-40 परसेंटाइल पे स्टक था एंड आई हैव एक्चुअली gotten above 95 percentile in this section with smart strategy and smart techniques. So वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट में एक बोनस भी है जहां पे मैं एक पैरा जंबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाना चाहूंगा। So सबसे पहले हम बात करते हैं 20 to 40 परसेंटाइल वाले बच्चों की जो फिलहाल इस सेक्शन में स्टक है। तो आपने काफी एजुकेटर से सुना होगा कि आरसी के लिए एडिटोरियल्स पढ़ो, कोई बोलता है नॉवेल्स पढ़ो, कोई बोलता है कि जी मैट के आरसी सॉल्व करो। तो मेरा इस पे ओपिनियन है कि भैया ऐसा कुछ भी मत करो। आप क्या कर सकते हो, आप जो प्रीवियस ईयर के कैट क्वेश्चंस है या फिर जो ओल्ड मॉक पेपर्स है, आप उसी के आरसीज उठाओ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, तो भाई एक सिंपल सा रीजन है कि जब आप एग्जाम देने बैठोगे कैट का, वहां पे आपको कोई एडिटोरियल का लॉजिक पूछने नहीं बैठा या फिर आपको कोई नॉवेल में एंगेज करने नहीं बैठा है। आप वही चीज सॉल्व करो भाई जो क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली पूछने वाले। सो डोंट गो फॉर दिस बुलशिट कि मुझे हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है या मुझे इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ना है या फिर मुझे ये नॉवेल पढ़नी है। नो, प्लीज डोंट डू दैट। सिलेक्ट करो प्रीवियस मॉक पेपर्स और उसमें से आरसीज जो है उनको पढ़ना स्टार्ट करो, उनको समझना स्टार्ट करो और उन्हीं को सॉल्व करो। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको पता रहेगा कि भाई किस तरीके के आरसीज आते हैं और उनका पैटर्न क्या होता है, आपको पैटर्न रिकॉग्निशन करना है। सो आप क्या करोगे कि भाई रोज मैं 1 से 2 आरसी सॉल्व करूंगा जो 30 to 40 परसेंटाइल के बीच में स्टक है, जो मैं प्रीवियस मॉक पेपर से उठाऊंगा और मैं उसको अपने स्ट्रैटेजी वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो इसका मतलब क्या है। तो अगर आप देखते हो कि कैट किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, कैट का पेपर स्पेसिफिकली वीआरसी सेक्शन, तो पहले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड होते थे, फिर बीच में थोड़ा इन्फ्रेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस गया था, बट अभी जो फिलहाल क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, दे आर मेजरली बेस्ड ऑन द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो आपको इसमें क्या करना है, जब भी आप आरसी पढ़ते हो आप ट्राई करो कि जब आप पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हो उसको 1 लाइन में समराइज करो, जब आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो उसको 1 लाइन में समराइज करो। तो सपोज आप मान लो कि एक आरसी में आपको 4 पैराग्राफ है तो आप 4 लाइन की समरी लिखोगे, ईच फॉर 1 पैराग्राफ, और आपको लास्ट में क्या करना है, इन चारों समरीज से 1 लाइन का फाइनल समरी लिखना है जो कि आपका मेन आइडिया होगा उस आरसी का। बट आपको ये चीज करनी है टाइम्ड अप्रोच के साथ। आपको डेडिकेटेडली, सपोज आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो शायद आपको 10 मिनट्स लग रहे होंगे, आपको 10 मिनट से स्टार्ट करके उसका टाइम रिड्यूस कर करके 5 to 6 मिनट्स पे लाना है। सो फोकस करो अपनी स्पीड पे, फोकस करो अपने रीडिंग पे, रीडिंग से ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पे कि आप उस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है आपको वो चीज समझ में आ रही है या नहीं। सेकेंड चीज जो बहुत सारे एजुकेटर स्किप कर जाते हैं या फिर बताते नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, कि आप भाई क्वेश्चन का टाइप आइडेंटिफाई करो। जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है या ये क्वेश्चन मेन आइडिया बेस्ड है या ये क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड है। अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते थे तो मैं उसको हाथ भी नहीं लगाता था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि भाई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो तो मैं उठाऊंगा, पैराग्राफ में मेरे को पता है कौन सी लाइन कहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि मैंने हर एक पैराग्राफ का मेन आइडिया लिखा हुआ है, तो मैं उस क्वेश्चन को तुरंत ही उड़ा दूंगा। बच्चे मेन आइडिया वाले क्वेश्चन जहाँ पे मुझे टाइम लगता था और इसी जो मैंने 10 मिनट से 6 मिनट्स वाली प्रैक्टिस की थी, तो उससे मुझे मेन आइडिया में ये पता चल जाता था कि हाँ यार ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू शायद पैराग्राफ नंबर 3, तो मैं उस पैराग्राफ में जाऊंगा, उस पैराग्राफ से वो स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए रीड करके, या फिर मान लो अगर आपको मेमोराइज रह जाता है तो उस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो इस तरीके से आई अश्योर्ड कि मैं अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करूं और अपना टाइम वेस्ट ना करूं। चलो, ये तो आपने प्रैक्टिस कर ली अराउंड 30-45 डेज के लिए। इसके बाद आता है आपके सेक्शनल मॉक्स। तो आपको करना क्या है कि आपको सेक्शनल मॉक्स देते देते एक मसल मेमोरी बिल्ड करनी है। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो कि हर वीक आप एक सेक्शनल मॉक दो, और जैसे आपके 45 डेज हो जाते हैं तो आप प्रोबेबली 5 मॉक्स दे चुके होंगे। उसके बाद आगे आने वाले 15 डेज में आप अपनी सेक्शनल मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। आप हर वीक ट्राई करो कि 2 से 3 सेक्शनल मॉक दे पा रहे हो, बिकॉज तब तक के आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। और हमेशा अपना मिस्टेक्स का एक रजिस्टर रखना कि आपने यार क्वेश्चन अगर मिस भी किया है तो क्यों किया है, या फिर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो क्यों किया है, और आपको क्यों लगा कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और वर्बल एबिलिटी के लिए फंडा सिंपल है, फोकस मोर ऑन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप वीए में वीक हो तो। सो जब आप डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लगना चाहिए। तो जब आप आधा घंटा से 45 मिनट्स उस आरसी के लिए दे रहे हो, देन कीप द रिमेनिंग 15 to 20 मिनट्स फॉर द वीए सेक्शंस। आप उसमें ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑड वन आउट या फिर जम्बल्ड पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हो और उसको भी एनालाइज कर रहे हो, एंड ट्राई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ट्राई यूजिंग वेरियस ट्रिक्स कि कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे सपोज मेरा कोई भी पैराग्राफ हावेवर से शुरू नहीं हो सकता, तो ट्राई करो कि हाँ ये कनेक्टिंग वर्ड है तो किस स्टेटमेंट के बाद मेरा हावेवर आएगा। या फिर एक और आपको ट्रिक बताता हूँ कि कभी भी जब हम नेम्स की बात करते हैं, तो जैसे मेरा नाम तुषार राजकुमार भक्ते है, तो मैं एक पहले स्टेटमेंट में मेरा हमेशा फुल नाम रहेगा और उसके बाद मैं हर स्टेटमेंट में तुषार करके रेफर करूंगा। तो जिसमें भी मेरा पूरा नाम दिया, दैट शुड गो एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट। दैट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दीज आर सम ट्रिक्स एंड टिप्स विच यू कैन यूज, एंड ऑल्सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो जैसे अगर मेरा ना पूरा नाम दिया हुआ है तुषार राजकुमार भक्ति की लाइन में, तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि मेरे तीनों जो ऑप्शन है वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड दैट स्टेटमेंट कम्स फर्स्ट। सो use this kind of tricks and try and solve these questions. Also, time your VARC section very properly. जब आप sectional mocks दे रहे हो तब भी, और या फिर जब आप consistently रोज प्रिपेयर कर रहे हो तब भी। So, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी जो 50 परसेंटाइल एंड अबव लोग हैं उनके लिए। आपको करना है फिक्स टाइम ड्रिल्स। आपको एक टारगेट रखना है कि मैं हर पैराग्राफ को रीड करके समराइज करूं 4 से लेके 5 मिनट्स में, और वीए क्वेश्चंस में आपको पेस गेन करनी है। सो 50 परसेंटाइल एंड अबव वाले लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि आप जिस तरीके से क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये मेरा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, या मेरा मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चन है, या मेरा इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसके साथ पैराग्राफ का भी टाइप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो। तो क्या मेरा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, क्या वो मेरा पर्सुएसिव टोन में है, क्या वो मेरा डिस्क्रिप्टिव टोन में है, क्या वो मेरा इंफॉर्मेटिव टोन में है, या वो ओपिनियन बेस्ड है। और आप उसके साथ जॉनरा भी आइडेंटिफाई करना चालू करो कि ये साइंस बेस्ड है या फिर ये फिलोसॉफी बेस्ड है। अब इससे क्या होता है कि आपको एक पैटर्न मिलेगा कि जो भी मोस्टली साइंस बेस्ड पैराग्राफ होते हैं वो इंफॉर्मेटिव ज्यादा होता है, जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बेस्ड होंगे वो आपको थोड़ा पर्सुएसिव स्टाइल में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस इन मोर डेप्थ। और आपको यहाँ पे लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप से मेरा मतलब है कि इजी आरसीज तो आपने सॉल्व कर लिए, इजी आरसीज आप सॉल्व कर पा रहे हो, तभी आप 50-60 परसेंटाइल पे आ रहे हो। Now you have to level up your game and try out for hard RCs, जो थोड़े लंबे RCs होते हैं या फिर जो थोड़े confusing से RCs होते हैं। Try and summarize those paragraphs, try and paste those paragraphs in a time frame जहाँ पे अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए आपकी अप्रोच क्या होगी। और ट्रस्ट मी, जब मैं VA की बात करता हूँ तो दीज आर सेवियर्स फॉर यू, बिकॉज अगर आपने एलिमिनेशन मेथड को मास्टर कर लिया, देन ये जो वीए वाला सेक्शन है आप उसको शायद हार्डली 10-15 मिनट्स में उड़ा के पूरा टाइम आरसी को डेडिकेट कर सकते हो। सो प्रैक्टिस वीए मोर इन सच अ टाइम पेस्ड वे कि अगर आपको ऑड वन आउट दिया हुआ है, सो यू नो कि मुझे ये क्वेश्चन पिक करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो कितने टाइम में उसको खत्म करके आगे बढ़ना है। सो चलो एक एग्जाम्पल से वीए को समझने की कोशिश करते हैं और एलिमिनेशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने जंबल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल लिया हुआ है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज व्हाट प्रिसाइसली आर unusual elements that makes a particular case so attractive to a certain kind of audience. Second is, it might be particularly savage or unfathomable level of depravity. Even often, it has something to do with precise amount of mystery involved. Third statement says, unsolved and perhaps unsolvable cases offer something that ordinary murder doesn't. And the last statement says,
what are some crimes destined for a perpetual re-examination and others locked into permanent obscurity? So आप थोड़ा टाइम लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. You can pause the video. उसके बाद हम सोल्यूशन पे चलते हैं. तो अगर आपका आंसर 4 1 2 3 है, देन बॉस यस यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली. तो हम देखते हैं अभी कि इसको एलिमिनेशन से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. सो स्टेप 1 इसके आइडेंटिफाई करना है आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है. तो अगर आप देखो तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 आर आस्किंग यू क्वेश्चंस, और उसके बाद जो 2 and 3 दीज आर सम काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो पहले स्टेटमेंट की बात करता हूं. इट टॉक्स अबाउट सम अनयूजुअल एलिमेंट्स and a particular case. So the fourth statement is somewhat giving me a broader view. तो अगर मैं देखूं तो जो मेरा first statement है that is more specific and the fourth one is more general. तो मेरा opening statement जो होगा that would start from a more general perspective and then it would narrow down. So as statement 4 asks a broad question, why are some crimes blah blah blah, that's clearly a logical opener. Now step 2 is more of a follow up to the first statement. So statement 1 को अगर आप देखो तो ये directly link करता है fourth statement से by asking कि what are these unusual elements. पहले जो question उसने पूछा था that is more generic and question 1 is more specific. So apparently a logical follower to why is what. So इसी तरीके से मेरा जो second statement आएगा jumbled में that would be the first statement. Now if I look at the third step, it is more about the supporting ideas or the continuation of the logic. So statement 2 को अगर हम देखें तो it explains कि pointing to depravity and mystery जो चीज हमें बता रही है that is something giving reasoning about the first two statements. And if you look at the step 4, it's mostly the conclusion. तो अगर आप देखोगे statement 3, तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हमको दिए हैं इट एक्चुअली कंक्लूड्स इट वेरी वेल बाय स्टेटिंग दैट देयर आर सम स्पेशल अपील्स फॉर अनसॉल्व्ड केसेस एंड इट एक्चुअली मैचेस द रैप अप फॉर ऑल द स्टेटमेंट्स. तो अब चलो हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या किया. तो हमने इसमें यूज किया एलिमिनेशन माइंडसेट एंड लॉजिकल फ्लो. हमने इसमें ये चीज नहीं की कि हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया कि भाई ये पैटर्न हो सकता है वो पैटर्न हो सकता है. नो, दैट इज अ वेरी बिग नो. अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढने में कामयाब हो जाते हो then बॉस आपका काम काफी आसान हो जाता है बिकॉज आपको आगे सिर्फ लॉजिकल फ्लो की टेंशन को लेनी होती है. और अगर मैं थोड़ा डीप में जाना चाहूंगा तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा कि आप थोड़ा रिसर्च करो तो आपको मिलेगा कि जो कैट में पैराजंबल्स आते हैं उनके अराउंड 4 to 5 पैटर्न्स ही होते हैं जिसमें वो कोई भी फ्लो डिफाइन होता है. इफ यू आर एबल टू गेट दैट 5 पैटर्न्स देन बॉस यस आपके पैराजंबल्स 99% एक्यूरेसी से आप सॉल्व कर पाओगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉक स्ट्रैटेजीज. तो जैसे मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 90 डेज टू कैट में किस तरीके से आपको मॉक्स को अप्रोच करना है, उसके अलॉन्ग साइड आप VARC में अगर आपका ये सेक्शन वीक है तो आप सेक्शनल मॉक्स भी दोगे. सो माय एडवाइस हियर जब आप मॉक दे रहे हो कि डोंट स्किप पैराजंबल्स इवन इफ आपका कॉन्फिडेंस उसमें लो है बिकॉज दे कैरी गुड मार्क्स और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. सेकंड इज कि मॉक में टाइम ट्रैक करना स्पेसिफिकली VARC सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बिकॉज अगर आप किसी चीज में अटक गए तो आपको पता नहीं चलेगा कितने जल्दी जल्दी टाइम निकल गया. सपोज एक मॉक दे रहे हो और आप किसी पैराजंबल में 3 मिनट से ज्यादा दे रहे हो तो देन अपनी नोटबुक में जरूर लिखना कि भाई ऐसा क्या हो गया कि मुझे इसमें 3 मिनट से ज्यादा लग गया. एंड एज आई सेड कि जो रिवीजन के लिए मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि 3 कॉपीज रखो, वन ऑफ मिस्टेक्स, वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू डिड राइट एंड थर्ड वन इज द रिवीजन कॉपी. प्लीज revise this copies every time, even if you are giving a sectional mock, even if you are giving a full length mock. ये दोनों चीजें ये रिवीजन वाली चीज आपको हमेशा करनी ही करनी है बिकॉज इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस. सो अगेन रीड ओल्ड मॉक RCs, डोंट गो फॉर एडिटोरियल्स, डोंट गो फॉर एनी बुलशिट पब्लिकेशंस और एनी थिंग. सिंपली पुराने मॉक्स के RCs उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो क्योंकि भाई वही बेंचमार्क है, उसी लेवल के आपको RCs आने वाले हैं. सो टाइम वेस्ट मत करना. एंड लास्टली माय रिक्वेस्ट टू ऑल यू गाइज इज कि प्लीज इसको टाइम्ड मैनर में सॉल्व करो, डोंट स्ट्रेस मच अबाउट इट और प्लीज रिविजन करो. जितना रिविजन करोगे उतना आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा. सो यस, वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो और हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं. तो जैसे हमने इसमें डिस्कस किया कि आपको RCs टाइम मैनर में सॉल्व करनी है, आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, आपको RCs के टाइप आइडेंटिफाई करने हैं. आप जब VA सॉल्व कर रहे हो आपको VA भी टाइम्ड मैनर में सॉल्व करने हैं, आपको पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना है और सबसे मेन चीज आपको रिविजन करना है अलॉन्ग साइड गिविंग मॉक्स एंड एनालाइजिंग देम. अगर आप ये चीज करते हो then yes you can actually get a good percentile जो आपको इनफ होगा 99 परसेंटाइल लाने के लिए. सो ट्रस्ट में जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि VARC अगर आपको फोड़ना है तो आपको बहुत
हाईली वोकैबुलरी आनी चाहिए, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट recognizing the patterns, consistent practice and solving questions into a timed manner। तो अगर आप 90 days प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलो और जैसे मैंने कहा कि एलिमिनेशन मेथड और बाकी पैटर्न रिकग्निशन पे फोकस करो, तो आप 99 परसेंटाइल वाला टारगेट डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और यस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो इफ यू डू दिस, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड इट गिव्स मी मोटिवेशन टू क्रिएट मोर वीडियोस लाइक दिस। और अगर आपको 90 डेज का पूरा प्लान चाहिए होगा और क्वांट सेक्शन की सेक्शनल स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, तो देन यस यू कैन वॉच द प्रीवियस 2 वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल इन दिस प्लेलिस्ट। सो तब तक के लिए प्रिपेयर वेल, पोस्ट एनी डाउट्स you have in the comment section, be consistent, be motivated. I'll see you in the next one.